हाय फ्रेंड, आरडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे, आर्थिक भूगोल। इसके पहले 1 से लेकर 12 चैप्टर को प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर दिया है। यदि वो वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में वीडियो जरूर देख लीजिए। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस देश को भारत सबसे कम वस्तुएं का निर्यात करता है? आपको बताना भारत सबसे कम वस्तुओं का निर्यात करता है किसके साथ? आयरलैंड के साथ करता है। सबसे कम निर्यात किसके साथ करता है? आयरलैंड के साथ करता है। इसके बारे में देख लीजिए। आयरलैंड को भारत सबसे कम वस्तुएं निर्यात करता है। आयरलैंड द्वीप उत्तरी अटलांटिक में स्थित ब्रिटेन से अलग परंतु यूनाइटेड किंगडम यूरोप महाद्वीप में शामिल है। आयरलैंड अटलांटिक महासागर में स्थित द्वीपीय देश है। यूनाइटेड किंगडम से आयरलैंड नॉर्थ चैनल द्वारा जुड़ा हुआ है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? आपको बताना गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चीन। पहले नंबर पे चीन है, अपना भारत दूसरे नंबर पे। ध्यान रखिएगा, अपना भारत किस नंबर पे है? दूसरे नंबर पे। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चीन है। चीन के बाद गेहूं का उत्पादक सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है? भारत है। तो पहले नंबर पे चीन हो जाएगा, दूसरे नंबर पे भारत। ये भी ध्यान रखिएगा, चाय, प्याज, आलू, चावल, रेशम उत्पादन में चीन प्रथम है और भारत दूसरे स्थान पे है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सोने का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? आपको बताना है कि विश्व में सोने का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है। तो ये भी किस में होता है? चीन में सर्वाधिक होता है। और साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा, भारत में किस जगह पे होता है। सोना अत्यंत चमकदार तथा मूल्यवान धातु है जो दिखने में चमकदार सुनहरे पीले रंग का होता है। ये सब आपसे जरूरी नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है आपको। वर्ष 2007 में सोने के उत्पादन में दक्षिण अफ्रीका को पीछे छोड़ने के बाद अब चीन शीर्ष पद पर बना है। चीन सोने का सबसे बड़ा उत्पादक और भारत के बाद दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? चीन है। और भारत के बाद दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता सबसे ज़्यादा भारत में है। 2021 में भी चीन स्वर्ण उत्पादन में प्रथम स्थान में। ध्यान रखिएगा, नया डाटा 2021 में भी चीन स्वर्ण उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। और ये भी ध्यान रखिएगा, स्वर्ण उत्पादन में भारत के परिप्रेक्ष्य में कर्नाटक का कोलार तथा हट्टी क्षेत्र स्वर्ण उत्पादन में भारत का 99% स्वर्ण का उत्पादन करते हैं। देखिए, KGF जो फिल्म बना है, KGF कोलार गोल्ड फील्ड कर्नाटक में है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ये कोलार के खाने कहाँ पे हैं? तो कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017-18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा और दूध उत्पादक देश है? तो सबसे ज़्यादा दूध कहाँ पे होता है? ये भारत में होता है। पहले भी होता था 17-18 में, अब प्रेजेंट टाइम में भी कहाँ पे होता है? ये भारत में ही होता है। नया डाटा भी यही है। इसके साथ ये भी ध्यान रखना, देखिए वर्तमान में भी, देखिए इसमें 2017-18 के दौरान भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादन देश था। वर्तमान में भी भारत सबसे बड़ा दूध उत्पादक है। भारत विश्व का 21% दूध उत्पादन करता है। पूरी दुनिया में 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूध क्रांति का ऑपरेशन फ्लड भारत सरकार की योजना। ध्यान रखिए, क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। फ्लड मतलब बाढ़ होता है, लोग समझते हैं बाढ़ से संबंधित है, नहीं। ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ये भी ध्यान रखिएगा। इसे श्वेत क्रांति के नाम से जाने जाते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं? इसे श्वेत क्रांति के नाम से भी जाने जाते हैं। और ध्यान ये भी रखना है आपको, भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। श्वेत क्रांति के फादर किसको माना जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। अब भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1970 में। कब हुई थी? 1970 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी कहाँ पे स्थित है? आपको बताना है कि एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी कहाँ पे स्थित है। तो सबसे ज़्यादा प्याज कहाँ पे होता है? ये लासाल गांव। कहाँ पे होता है? लासाल गांव। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। इसके बारे में देखते हैं। देखिए, एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी महाराष्ट्र के लासाल गांव नासिक में। ध्यान रखिएगा, ऐसे भी पूछता है कि कभी कभी आप लासाल गांव नहीं दिया रहेगा तो हम महाराष्ट्र राज्य दे दिया रहेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा प्याज मंडी कहाँ लगता है? लासल गांव। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र के लासल गांव नासिक में है। अगला है, सिल्क का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है? आपको बताना है सिल्क का सर्वाधिक उत्पादक
देश कौन है? तो ये भी कौन है? चीन है। सिल्क सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? चीन में होता है। देखिए चीन बहुत से मामले में इसीलिए आगे है। सिल्क का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश चीन है, जबकि भारत दुनिया का दूसरा सर्वाधिक सिल्क उत्पादक देश है। ध्यान रखिएगा, दूसरा सर्वाधिक सिल्क कौन उत्पादन करता है? भारत करता है। भारत का 97% सिल्क उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, असम, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और मेघालय आदि है। किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार? आपको बताना है कि यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार किस देश में है। तो किस देश में है? ये ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे सर्वाधिक भंडार है? ऑस्ट्रेलिया में है। ध्यान रखिएगा, यहाँ भंडार की बात कर रहा है, न कि उत्पादन की। देखिए विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में है, जबकि उत्पादन के दृष्टि से सबसे पहला स्थान कजाकिस्तान और दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। देखिए इसमें क्वेश्चन ही पूछा था कि सर्वाधिक भंडार कहाँ है, तो भंडार पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। लेकिन अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन कहाँ होता है, तो कजाकिस्तान में होता है। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन कहाँ पे होता है? कजाकिस्तान में होता है। दूसरे नंबर पे कनाडा है, तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है। भंडारण में ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर है, लेकिन उत्पादन में तीसरे स्थान पे है। कौन सा देश सर्वाधिक मरकरी का उत्पादन करता है? आपको बताना है कि सर्वाधिक मरकरी का उत्पादन कौन करता है। तो ये इटली करता है। कौन करता है? इटली करता है। देखिए प्रश्नकाल के समय इटली मरकरी का सर्वाधिक उत्पादन करता था। वर्तमान में सर्वाधिक मरकरी उत्पादक देश चीन है। ध्यान रखिएगा, ये जब 2015 में क्वेश्चन पूछा था तो उस समय इटली था। अब मरकरी में भी कौन आ गया है? चीन आ गया है। मरकरी में भी कौन आ गया है? चीन आ गया। तो सबसे बड़ा मरकरी उत्पादक देश पूछेगा तो कौन हो जाएगा? चीन हो जाएगा। विश्व में प्लेटिनम का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है? आपको बताना है विश्व में प्लेटिनम का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है। तो प्लेटिनम का उत्पादन सर्वाधिक किस में होता है? ये दक्षिण अफ्रीका में होता है। कहाँ पे होता है? ये दक्षिण अफ्रीका में प्लेटिनम का उत्पादन सर्वाधिक होता है। विश्व में प्लेटिनम का सर्वाधिक उत्पादन दक्षिण अफ्रीका में होता है, उसके बाद रूस में, फिर जिम्बाब्वे में तथा कनाडा में। आप बहुत एक पहला दूसरा स्थान याद कीजिए, यहीं से आपका काम चल जाएगा। प्लेटिनम का सर्वाधिक उत्पादक कौन हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, दूसरे पे रूस है। निम्नलिखित में से किस देश का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है? आपको बताना है किस देश में संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है। तो धान उत्पादन में दूसरा स्थान किसका हो जाएगा? ये भारत का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? भारत का हो जाएगा। अब पहला स्थान किसका हो जाएगा? ये चीन का। ठीक है, गेहूं पूछे चाहे धान पूछे, पहले स्थान पे चीन है, दूसरे स्थान पे भारत है। ये भी ध्यान रखिएगा। FAO के अनुसार भारत का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है। धान उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है। धान उत्पादन में इंडोनेशिया का तीसरा और बांग्लादेश का चौथा स्थान है। 145 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 146। अब हम लोग पढ़ेंगे परिवहन के बारे में। विश्व का सबसे तेज चलने वाली ट्रेन, आपको बताना विश्व का सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो ये है शंघाई का मागेलेव। ठीक है, ये शंघाई का मागेलेव है। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए एक मिनट। विश्व का सबसे तेज चलने वाली ट्रेन शंघाई की मागेलेव है। इसकी अधिकतम चाल 430 किलोमीटर प्रति घंटा, औसत गति 251 किलोमीटर प्रति घंटा है। वर्ष 2021 में चीन ने 600 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली मागेलेव ट्रेन का परिचालन प्रारंभ किया है। बहुत तेज स्पीड है इसकी भाई, देख लीजिएगा। अगला है कैनेडियन पैसिफिक रेलवे चलती है। आपको बताना है कि जो कैनेडियन पैसिफिक रेलवे चलती है ये कहाँ पे चलती है? देखिए ये कहाँ पे चलती है? वैंकूवर और हैलिफैक्स के मध्य। कहाँ पे चलती है? वैंकूवर और हैलिफैक्स के मध्य चलती है। इसके बारे में यहाँ से देख लीजिए, क्योंकि एक बार पूछा, ऐसे हाईलाइटेड क्वेश्चन नहीं है। एक बार पूछा, हो सकता है दोबारा ना पूछे। 2016 के बाद देखिए पूछा भी नहीं है, लेकिन एक बार आप पढ़ लीजिए। अगला है ग्लेशियर एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किस देश की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है? आपको बताना है जो ग्लेशियर एक्सप्रेस है ये किस देश की रेलगाड़ी है? तो ये कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड की। कहाँ पे है? ये स्विट्जरलैंड की है। अब हम लोग पढ़ेंगे विविध के बारे में। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनेगा विविध से। देखिए यहाँ पेट में पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, पेट में यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो पृथ्वी ग्रह के फेफड़े, पृथ्वी के फेफड़ा किसको जाना जाता है? ये अमेजन वर्षा वन को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा के नाम से जाना जाता है।
देखिए अमेजन वर्षावन, जिन्हें उष्णकटिबंधीय वर्षावन भी कहते हैं, अपने विस्तार एवं सघनता के कारण पृथ्वी ग्रह के फेफड़े भी कहे जाते हैं। इनका विस्तार मुख्यतः ब्राज़ील में है। और अमेजन वर्षावन कहाँ पे है? ये ब्राज़ील में है। अगला है कि ताना रिवर मंगावे वानर निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है? जो ये वानर है ताना रिवर मंगावे किस देश में पाए जाते हैं? तो ये किस देश में पाए जाते हैं? ये केन्या में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? केन्या में पाए जाते हैं। अभी कभी आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा जो आप पहली बार सुने हैं। ताना रिवर मंगावे वैज्ञानिक नाम, जिसे ताना रिवर क्रेस्टेड मंगावे के रूप में जाना जाता है, केन्या में ताना नदी के किनारे जंगलों में एक छोटे से हिस्से में पाए जाते हैं। इन्हें गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अगला है कि भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है? तो किस स्थान पर ऐसे पाया जाता है आपको बताना है। तो किस स्थान पर पाया जाता है? थार मरुस्थल में। कहाँ पाया जाता है? थार मरुस्थल में पाया जाता है। 151 के बाद देखते हैं। देखिए भारत के थार मरुस्थलों में दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सामान्य धरातल के विपरीत रेत अधिक सूर्य ताप ग्रहण करके जल्दी गर्म हो जाता है और रात के समय रेत प्राप्त सूर्य ताप की मात्रा को तीव्रता से वापस लौटा देता है। अतः यहाँ दिन का तापमान अधिक और रात्रि का काफ़ी कम होता है। अगला है निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? आपको बताना है किसे भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। तो भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कुर्ग को। किसको कहा जाता है? ये कुर्ग को कहा जाता है। देखिए इसके बारे में, कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। इसके सौंदर्य की सभ्यता के कारण ऐसा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि इसकी सुंदरता के कारण कहा जाता है। कुर्ग कर्नाटक का एक प्रमुख कॉफी उत्पादक जिला है। इसे कोडागू के नाम से भी जाना जाता है। इसे दक्षिण भारत का कश्मीर भी कहा जाता है। इसे दक्षिण भारत का कश्मीर भी कहा जाता है। अगला है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का बायोमास पिरामिड है। आपको बताना जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का बायोमास पिरामिड कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? ये उल्टा पिरामिड है। क्या है? ये उल्टा पिरामिड है। देखिए इसके बारे में देख लीजिए, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का बायोमास पिरामिड उल्टा होता है क्योंकि जलीय परितंत्र के उत्पादक सूक्ष्म पादप होते हैं जो तीव्र गति से वृद्धि करते हुए जनन करते हैं। बस इतना ही ध्यान रखिएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है यहाँ। और आपको पढ़ना है तो यहाँ से पढ़ लीजिए। दुनिया में सबसे ऊंचा ज्वार में पाया जाता है। आपको बताना दुनिया में सबसे ऊंचा ज्वार किस देश में पाया जाता है? तो सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ पे पाया जाता है? कनाडा में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? कनाडा में पाया जाता है। दुनिया में सबसे ऊंचा ज्वार फंडे की खाड़ी कनाडा में आता है। ध्यान रखिएगा कि दुनिया का सबसे जो ऊंचा ज्वार है ये फंडे की खाड़ी कनाडा में आता है। यह कनाडा को नोवा स्कोटिया और न्यू ब्रांसविक प्रांतों के बीच स्थित है। बस इतने ही आपको ध्यान रखना है। ये भी ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने की घटना को ज्वार भाटा कहते हैं। ध्यान रखिएगा ये किसके आकर्षण शक्तियों के कारण होता है? सूर्य और चंद्रमा के। तो देखिए जो सागर की लहरें उठती इसको ज्वार कहते हैं और जो गिरती इसको भाटा कहते हैं। जो सागर की लहरें उठती हैं इसको ज्वार कहते हैं और जो देखिए ऐसे ऊपर उठा तो इसको ज्वार बोलेंगे, ऐसे नीचे गया तो इसको भाटा बोलेंगे। तो ये सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ज्वार भाटा बोलते हैं। आपको बताना किस पश्चिमी अफ्रीकी देश ने घातक मार्बर्ग वायरस के पहले प्रकोप की सूचना दी? ये तो करंट का क्वेश्चन था, ठीक है। तो कौन दिया था? घाना ने दिया था। घातक मार्बर्ग वायरस का पहले प्रकोप की सूचना किसने दिया था? घाना ने दिया था, ठीक है। एक करंट का क्वेश्चन था। अब आपको लेटेस्ट ध्यान रखना है। देखिए 2004-05 में निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या की सबसे अधिक वृद्धि हुई? आपको बताना है कि जो 2004-05 में किस महाद्वीप में जनसंख्या की सबसे अधिक वृद्धि हुई? तो किस में हुई? जिस महाद्वीप में भारत और चीन होंगे वो उसी में तो होगा। अब भारत चीन किस में है? एशिया में। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है, क्योंकि यहाँ पर भारत और चीन जैसे देश हैं जहाँ पर जनसंख्या रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। वर्ष 2004-05 में एशिया महाद्वीप में जनसंख्या की सबसे अधिक वृद्धि हुई है। वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार अफ्रीका महाद्वीप 2% वृद्धि दर के साथ शीर्ष पर है।
अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर दूसरे सबसे तेजी से वृद्धि दर वाले महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया ओशनिएशिया की वृद्धि दर से लगभग दोगुनी है। वर्ष 2021 में 39 मिलियन लगभग लोगों के साथ एशिया कुल जनसंख्या वृद्धि में शीर्ष योगदान करता है। ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, एशिया महाद्वीप में। शुष्क हवा सांता आना कहाँ बहती है, आपको बताना। जो शुष्क हवा सांता आना है ये कहाँ पे बहती है, तो ये कहाँ पे बहती है, कैलिफोर्निया में बहती है। कहाँ पे बहती है, कैलिफोर्निया में बहती है। कहाँ बहती है, कैलिफोर्निया में बहती है। अगला है माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा क्वेश्चन है। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी, तो किस वर्ष की गई थी आपको बताना है। कब की गई थी, 1953 में। कब की गई थी, 1953 में। माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ने वाले शेरपा तेंजिंग नार्गे एमंड हिलेरी थे, जिन्होंने यह फतह वर्ष 1953 में की थी। बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला है जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। अरुणिमा सिन्हा ने कृत्रिम पैरों से एवरेस्ट की चढ़ाई पूर्ण की थी। देखिए इसको याद करना है, 1853 में पहली रेलगाड़ी चली थी। तो देखिए जब रेलगाड़ी चली थी उसके 100 वर्ष बाद, यानी 1853 के बाद क्या आ जाएगा, 1953। तो यहाँ से दो आपको याद हो जाएगा। तो 1953 में माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले चढ़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, देशांतरण की आबादी की संख्या विस्तार और संयोजन को बल देता है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा। देखिए कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, तो इसमें कौन हो जाएगा, प्रस्थान व आगमन दोनों क्षेत्र। देशांतरण प्रस्थान तथा आगमन दोनों क्षेत्र की आबादी की संख्या विस्तार और संयोजन को बल देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन चट्टानों के स्तरों में खनिज निक्षेपित तथा संचित होते हैं। आपको बताना किन चट्टानों के स्तरों में खनिज निक्षेपित और संचित होते हैं। तो किसमें होते हैं, अवसादी चट्टान में। किसमें होते हैं, अवसादी चट्टान में। किसमें होते हैं, अवसादी चट्टान में। ये भी ध्यान रखिएगा, निर्माण विधि के आधार पर चट्टान 3 भागों में बांटा गया है। एक होता अग्नि चट्टान, दूसरा अवसादी, तीसरा रूपांतरित, इसी को कायांतरित भी बोलते हैं। 160 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 161। इसमें देख लीजिए, इनमें से अवसादी का निर्माण अग्नि व रूपांतरित चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण के फलस्वरूप होता है। इनमें जैविक अवशेषों का भी योगदान होता है। इन चट्टानों के स्तरों में खनिज निक्षेपित तथा संचित होते हैं। निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे तंग घाटी कौन सी है, आपको बताना दुनिया की सबसे तंग घाटी कौन सी है। तो कौन सी है ये, दी ग्रैंड कैनियन। कौन सी है, दी ग्रैंड कैनियन है। देखते हैं इसके बारे में। ग्रैंड कैनियन घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना राज्य से होकर बहने वाली कोलोराडो नदी की धारा से बनी तंग घाटी है। यह घाटी 446 किलोमीटर लंबी और 6000 फीट गहरी है। भूतापीय पूर्वेक्षण जियोथर्मल प्रोस्पेक्टिंग में हाल ही के दशकों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के साउंडिंग का विस्तृत प्रयोग किया गया है। तो किसका विस्तृत प्रयोग किया गया है, ये है स्कलमबर्गर साउंडिंग। क्या है, स्कलमबर्गर साउंडिंग होता है। देखिए होम्योपैथी में क्वेश्चन पूछा गया था, तो एक डॉक्टरी से संबंधित ये दोबारा नहीं पूछा जाएगा। ऐसे स्पेशल कोई एग्जाम होता तब होम्योपैथी का एग्जाम हुआ था, तो ये इसमें पूछा गया था। ठीक है, तो आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। अगला है कि 1980 के अंतिम वर्षों से भूतापीय अन्वेषण में प्रयुक्त विकसित तथा संशोधित प्रतिरोधक उपायों में हाल ही में निम्नलिखित में से किस विकल्प को शामिल किया गया था। ये भी देखिए होम्योपैथी में पूछा गया है, तो जब स्पेशल एग्जाम होते हैं तो स्पेशल क्वेश्चन आ भी जाते हैं। तो इसका कौन सा हो जाएगा, ये TEM साउंडिंग हो, टेम साउंडिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, टेम साउंडिंग। अब इसको जो डॉक्टरी पढ़ेंगे वही लोग समझ पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए 140 नॉर्थ अक्षांश किसके बीच सीमांकन करता, आपको बताना है। जो 140 नॉर्थ है अक्षांश किसके बीच सीमांकन करता है, तो किसके बीच करता है। ये यहाँ पर देखिए ऐसा कोई लाइन ही नहीं है। ठीक है, ये किसी के बीच नहीं करता है, एक क्वेश्चन ही गलत है। इसके बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ से कुछ रेखाएं हैं जिनके बारे में पूछता है, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए कि दिया गया प्रश्न त्रुटिपूर्ण है क्योंकि 140 नॉर्थ अक्षांश रेखा गलों पर कोई रेखा नहीं होती है। अभी कुछ लाइन है, ध्यान रखिएगा कि भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड लाइन है, भारत चीन के बीच मैकमोहन, भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ है, जर्मनी पोलैंड के बीच हिडनबर्ग है, रूस फिनलैंड के बीच मैनरिहम रेखा है,
फ्रांस और जर्मनी के बीच मैग्नाट रेखा है। देखिए ये वाला भी क्वेश्चन जितने हैं समांतर रेखाएं ये भी काफ़ी बार पूछा हुआ है। देखिए उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में 17वीं समांतर रेखा है। लीबिया सूडान में 20वीं समांतर रेखा, मिस्र सूडान में 22वीं है, भारत पाकिस्तान में 24वीं है। देखिए इसमें से 17वीं वाला पूछा हुआ है, ठीक, उसके साथ 38 49, बस इतना ही ध्यान रखिएगा, 17 38 49। तो उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच 38वीं समांतर रेखा है। अमेरिका कनाडा के बीच 49वीं समांतर रेखा है। 141 पश्चिमी देशांतर रेखा अलास्का और कनाडा के बीच है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। सिगफ्रायड जर्मनी और फ्रांस के बीच है, जर्मनी पोलैंड के बीच ओडेनिस रेखा है। लेकिन ये 3 जरूर ध्यान रखिए, 17 38 49 पूछा है और इसके साथ ये ऊपर वाले पूछे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि कौन है। तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि कौन सी है, इसका नाम है पाक जल संधि या पाक जलडमरू मध्य लिखा रहेगा, ठीक है। कौन सी है, ये पाक जलडमरू मध्य है। देखिए 8 डिग्री, इसके साथ 9 डिग्री, 10 डिग्री और ग्रेट चैनल, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि पाक जल संधि है। 8 डिग्री चैनल छोटा अंडमान तथा निकोबार को अलग करती है, या अंडमान निकोबार ऐसे दिया रहेगा, किसको, अंडमान निकोबार को। 8 डिग्री मालदीव तथा लक्षद्वीप के मध्य से गुजरती है। 8 डिग्री किससे गुजरती है, मालदीव और लक्षद्वीप के मध्य से गुजरती है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार इन 4 देशों दक्षिण सूडान, लीबिया, यमन और ग्रीस में निम्नलिखित में से कौन सी बात समान है। आपको बताना है इसमें से कौन सी बात समान है। तो इन सभी में औसतन 10 साल की नकारात्मक आर्थिक वृद्धि हुई है। ध्यान रखिएगा, इसमें सब में क्या कॉमन बात है कि 10 साल की नकारात्मक आर्थिक वृद्धि हुई, यानी यहाँ की जनसंख्या घटी हुई है, ठीक है। अगला देखते हैं, संघनन जल चक्र की प्रक्रिया में से एक है। संघनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपको बताना है संघनन के बारे में से कौन सा सत्य है। तो कौन सा सत्य हो जाएगा, वाष्प अवस्था को तरल अवस्था में बदलता है। वाष्प अवस्था को किस में बदलता है, तरल अवस्था में बदलता है। तो ये क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। ये भी साइंस के क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना, वाष्प का द्रव में बदलना, ये क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा चक्र पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न का एक महत्वपूर्ण पहलू है। आपको बताना है कौन सा चक्र पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो कौन सा हो जाएगा, ये जल चक्र। इसको क्या बोलते हैं, जल चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जल चक्र बोलते हैं। इसके बारे में देख लीजिए। देखिए जल चक्र पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसके मुख्य चक्र में सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाला जल रूप पानी द्रव है, जो वाष्प बनकर वायुमंडल में जाता है, फिर संघनित होकर बादल का रूप धारण करके वर्षा के रूप में परिवर्तित करता है। यह पृथ्वी के संपूर्ण पर्यावरण रूपी परिस्थितिकी तंत्र में एक भूजैव रसायन चक्र का उदाहरण है। पृथ्वी पर जल का वितरण निम्न होता है, धरातली, वायुमंडलीय, समुद्री, भूगर्भिक। अगला है एक्वीफर जलभृत क्या है, बताना है एक्वीफर जलभृत क्या है। तो ये क्या है, भौम जल स्तर के नीचे संतृप्त क्षेत्र। भौम जल स्तर के नीचे संतृप्त क्षेत्र क्या कहलाता है, एक्वीफर कहलाता है। इसके बारे में सीधे देख लीजिए, ऐसे है जलभर या जलभृत एक्वीफर धरातल की सतह के नीचे चट्टानों का ऐसा संस्तर है जहाँ भूजल एकत्रित होता है। जलभर या एक्वीफर ज़्यादातर ऐसी बलुआ पत्थर चट्टानों में पाए जाते हैं जिनके नीचे शैल या सिल्ट स्टोन की परत पाए जाते हैं। जलभर को अपारगम जलरोधी परत की उपस्थिति के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है। एक मुक्त जलभर होता है, दूसरा संरोधित जलभर होता है। अगला क्वेश्चन है मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी है। आपको बताना है मैक्सिको की खाड़ी जो है ये किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है। तो किसके द्वारा जुड़ी हुई है, ये फ्लोरिडा जल संधि के द्वारा जुड़ी है। किसके द्वारा जुड़ी है, ये फ्लोरिडा जल संधि के द्वारा जुड़ी हुई है। मैक्सिको की खाड़ी फ्लोरिडा जल संधि के माध्यम से अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है। यह दक्षिणी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका के पास एक बड़ा सागर बेसिन है। यह अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है
नीचे दिए गए विकल्पों में से जल चक्र के संबंध में गलत कथन का पहचान कीजिए। आपको बताना है जल चक्र के संबंध में गलत कथन का आपको पहचान करना है कि इसमें से कौन सा गलत है। देखिए, जल के वाष्पीकरण से बादलों का निर्माण होता है, तो बात सही है। जल वाष्प केवल वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ही वायुमंडल में जाता है, केवल वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से नहीं जाता है, जाने के लिए कई माध्यम है। तो यही चीज़ें क्या है, गलत है। बर्फ का पिघलना जल चक्र का एक भाग, ये भी सही है। जल के वाष्पीकरण के लिए सूर्य के प्रकाश का भी उत्तरदायी होता है, ये भी सही है। तो कौन सा गलत हो जाएगा इसमें, बी वाला। देखिए, इसके बारे में दिया है, पृथ्वी पर जल सीमित मात्रा में है। पृथ्वी पर जल विभिन्न क्रियाओं जैसे वाष्पीकरण, संघनन, बादल का निर्माण एवं वर्षा जल का धरातलीय प्रवाह से होकर जाता है। ठीक है, इतना ही आपको ध्यान रखना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। असंगत मिलान की खोज करना। आपको बताना है असंगत मिलान खोजना है। इसमें बताना है कि कौन सा असंगत है, यानी कौन सा गलत है। तो दुनिया का सबसे बड़ा प्राणी ब्लू व्हेल है, ये भी सही है। दुनिया का सबसे बड़ा प्राणी कौन सा है, ब्लू व्हेल है। अगला है, दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बांग्लादेश और भारत में, ये भी सही है। ठीक है, दुनिया में सबसे गहरी झील सुपीरियर है। अब इसके बारे में आप पीछे वाला वीडियो देखेंगे तो वहाँ से आपको बताए थे सबसे गहरा झील कौन होता है, बैकाल झील था। ठीक है, और ये सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ा झील सुपीरियर झील होता है, न कि गहरा झील कौन हो जाएगा, बैकाल झील हो जाएगा। तो यही क्या है, असुमिलित है। दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा अफ्रीका, ये भी प्रीवियस वीडियो में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप पहला दूसरा वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, वहाँ से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में। देखिए, सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित विश्व की सबसे ताज़े पानी की झील है। ताज़े पानी की झील मतलब वहाँ की पानी पीने योग्य है। सुपीरियर झील कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दोनों ओर बहती है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जबकि विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। बस इतने ही आपको ध्यान रखना है। ये भी ध्यान रखना है कि फिनलैंड देश को हजारों झीलों का देश भी कहा जाता है। फिनलैंड को हजारों झीलों का देश कहा जाता है। किसको कहा जाता है, हजारों झीलों का देश, फिनलैंड को। ये भी क्वेश्चन पूछा है। अफ्रीका महाद्वीप में विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। ये भी एक क्वेश्चन पूछेगा कि सहारा मरुस्थल कहाँ पे है, तो अफ्रीका महाद्वीप में है। सहारा मरुस्थल में स्थित प्रमुख झील चार्ट है। सुंदरबन डेल्टा भारत एवं बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे। आपको बताना जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है, मनीला में। कहाँ पे है, मनीला में। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। ठीक है, कहाँ पे है, फिलीपींस की राजधानी मनीला में है, जबकि इसका दक्षिणी एशियाई केंद्र वाराणसी में। ये भी ध्यान रखिएगा, इसका दक्षिणी एशियाई केंद्र कहाँ पे है, वाराणसी या बनारस में है। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप का प्रमुख मछुआई क्षेत्र डागर बैंक कहाँ स्थित है। आपको बताना यूरोप का प्रमुख मछुआई क्षेत्र जो डागर बैंक है ये कहाँ पे है, तो डागर बैंक कहाँ पे है आपको बताना है। तो ये है उत्तरी सागर में। कहाँ पे है, उत्तरी सागर में। कहाँ पे है, उत्तरी सागर में है। ठीक है, इसके बारे में देख लीजिए। यूरोप का प्रमुख मछुआई क्षेत्र डागर बैंक उत्तरी सागर में स्थित है। यह उत्तरी सागर में स्थित रेतीला किनारा है। इसका छिछला भाग 100 किलोमीटर है तथा यह पूर्वी किनारे पर इंग्लैंड तक स्थित है। यूरोप महाद्वीप में स्थित छिछला होने के साथ साथ चारों तरफ समुद्र से घिरा है। यह मछली उत्पादन के लिए उपयुक्त केंद्र है। अगला क्वेश्चन है, पेंटागोनिया कहाँ है। ये इसे भी पूछता है, पेंटागोनिया पठार कहाँ है, तो पेंटागोनिया कहाँ पे स्थित है आपको बताना। तो ये कहाँ पे स्थित है, अर्जेंटीना में है। कहाँ पे है, अर्जेंटीना में है। देखिए पेंटागोनिया एक पठार क्षेत्र है, तो पेंटागोनिया एक पठार भी पूछता है जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अर्जेंटीना और चिली में स्थित है। कहाँ पे, अर्जेंटीना और चिली में स्थित है। इसका दक्षिणी भाग मरुस्थली है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में मूंगा रेशम का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा। आपको बताना है मूंगा रेशम का अग्रणी देश कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, ये भारत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ये भारत हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इसके बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। मूंगा रेशम उत्पादन में भारत एकाधिकार है। विश्व में भौगोलिक दृष्टि से एशिया में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन होता है, जो विश्व के कुल उत्पादन का 95% है। व्यावसायिक महत्व में
की कुछ किस्में होती हैं जो रेशम कीट की विभिन्न प्रजातियों से प्राप्त होती है। देखिए जैसे एक किस्म शहतूत है, ओक टसर है, ईरी है, मोगा है। भारत का कर्नाटक राज्य देश का 41% से अधिक रेशम का उत्पादन करता है। केंद्रीय रेशम अनुसंधान परीक्षण केंद्र मैसूर में स्थित है। कहाँ पे है? मैसूर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता है? तो किसी क्षेत्र की जलवायु जानने के लिए किसका योगदान नहीं होता? किसका नहीं होता? वृक्षों की संख्या। वृक्षों की संख्या से उसकी जलवायु को नहीं जानते, बाकी वायु की गति से, आर्द्रता से, वर्षा से उसकी जलवायु को जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न से किस मेघ को दर्शाता? आपको बताना जो निम्न है ये किसको दर्शाता? तो निम्न किसको दर्शाता है? वर्षा मेघ को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? वर्षा मेघ को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? सर्वाधिक जो है वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? तो कहाँ पे होती है? अमेजन बेसिन में होती है। कहाँ पे होती है? अमेजन बेसिन में होती है। ठीक है, इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं, अमेजन वर्षा के बारे में। अब देखते हैं इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यहीं से आपका आज विश्व भूगोल खत्म हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, सब्सक्राइब करना ही फ्री कॉस्ट है, लाइक कमेंट करना भी फ्री कॉस्ट है। तो जो फ्री में हो रहा है उसको तो आप कर ही सकते हैं, इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगता है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, बारिश की छाएं तब बन जाती हैं जब हवाएं नमी को ऊपर उठाने के लिए तेजी से बढ़ती हैं। जहां हवा ठंडी होती है और बारिश या बर्फ के रूप में अपनी नमी के वेग को नीचे गिराने के लिए संघनित होती है, इनमें से कौन सा वर्षा छाया प्रभाव नहीं बनाता है? तो कौन सा नहीं बनाता है? भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र ये नहीं बनाते हैं। इसके बारे में देख लीजिए, भूमध्य सागरीय का तटीय क्षेत्र वर्षा छाया प्रभाव क्षेत्र नहीं बनाता। भूमध्य सागरीय वर्षा वाली पेटी का विस्तार 30 से 40 अक्षांशों में पाया जाता है। यहाँ वर्षा का वार्षिक औसत 100 सेंटीमीटर तक रहता है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु शुष्क तथा सर्दियों में वर्षा होती है। शीतकाल में पछुआ पवन चक्रवातों में वर्षा होती है। अब देखिए यहाँ से आपको शुरू हो जाता है भारत का भूगोल। इसके बारे में हमने बहुत पहले पढ़ा दिया है। इस 4 वीडियो में ये भारत का भूगोल है और 3 वीडियो में विश्व भूगोल है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आपको यहाँ से फिर भूगोल से कोई क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।